जी। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, जो सबसे अहम बातें हैं ना एनपीओ की मैं पहले पढ़ा रहा हूं, ये ना हो कि थ्योरी पढ़ते पढ़ते आप थक जाएं। दो कॉन्सेप्ट्स एनपीओ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले पढ़ा रहा हूं आपको। डन मेरे भाई जी। छोटे छोटे से दो कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन हैं बड़े अहम। सर आप आइएगा पेज नंबर, थ्योरी पढ़नी है मेरे भाई हमने इसकी। प्री बैच वालों, आप लोगों ने ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े हुए हैं, आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से आगे सुनना शुरू कीजिएगा जी। मेरे मासूम दोस्तों सर मेरे भाई अपना जरा कहानी सुनिएगा, जरा पहले स्टोरी सुनिएगा फिर इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। सर मेरे भाई ज़ेर जल्दी जा, मेरा चांद चाय का करो, कुछ जल्दी करो, जल्दी मेरे लिए भी ले आना। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, गौर से सुनना, गौर से सुनना मेरे भाई। आपको ना कोई बंदा एसिड दे गया, एनपीओ है, क्या है बच्चों? एसिड दे गया, एसिड दे गया, इक्विपमेंट है चाहे प्लांट है या कोई भी चीज है, और भैया उसके ऊपर ना उसने शर्त लगाई है। क्या किया है? मतलब शर्त का मतलब है कंडीशन लगाई उसने। बताएं एंट्री क्या होनी है, जल्दी बोलना शाबाश। पीपी डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट, डेफर्ड, इस तरह करके कुछ कर लें आप। ओके बच्चों। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन को किताबों में रिकॉर्ड करेंगे वैसे वैसे डेफर्ड, ये जो इनकम है ना, लायबिलिटी, सॉरी डेफर्ड लायबिलिटी या इनकम जो भी कहते हैं, इसे डेबिट करोगे, इनकम को क्रेडिट करोगे, ऐसे ही होगा ना, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। इधर तक तो कोई मसला नहीं है। ये बात हमने एनपीओ में भी पढ़ी है, ये बात हमने IS-20 में भी पढ़ी है। किताबों में एसेट पढ़ा हुआ है और किताबों में मेरे भाई उससे रिलेटेड लायबिलिटी भी पड़ी है। जैसे जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, जैसे जैसे किताबों में एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा उसी बेसिस पर किताबों में इनकम रिकॉर्ड होगी। सुनना जरा, बात गौर से सुनना। एसेट है किताबों में, एसेट की बुक वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होनी है, होनी है। उधर से लायबिलिटी भी थोड़ी थोड़ी कम होनी है, होनी है ना। फिर लायबिलिटी कम होगी तो इनकम ने बढ़ना है, इधर से बुक वैल्यू ने कम होना है तो एक्सपेंस ने बढ़ना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, इधर तक बातें सही हैं? इल्हामी बात तो नहीं हो रही ना? चलो समझ आ गई होगी, आ गई होगी समझ। अच्छा फिर टाइम बहुत हो जाएगा ना। अच्छा अब सुनना, अगली बात सुनना बच्चों, अगली सुनना। एसिड तबाह दे बच्चों, आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई भी रीजन हुई, आप इंपेयर कर लें इसे। क्या कर लें बच्चों? एसिड इंपेयर हो गया। क्या हो गया बच्चों? बताएं एंट्री क्या होनी है? इंपेयरमेंट, लॉस, डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, लॉस क्रेडिट, या फिर एसिड, एसिड ही क्रेडिट, जो मर्जी कर लें। अब मुझे बताओ, इसका मसला नहीं है, ये तो आप कर लेंगे। बताओ उस लायबिलिटी का क्या करना है? मैचिंग कॉन्सेप्ट को जहन में लेके आओ। जिसको आपने, जिसको रीपे नहीं होनी पाई, जिसको आपने किताबों में लायबिलिटी बना के रखा था, इस वजह से कि एसिड अभी किताबों में पड़ा हुआ है, लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक किताबों से एसिड कम होगा, इधर से लायबिलिटी कम होगी। ऐसी आज एसिड किताबों में बिल्कुल खत्म हो गया आंडा। अब मुझे बताए, लायबिलिटी को भी कम करना पड़ेगा और इनकम में लेके जाना पड़ेगा। आपने एसिड को भी तो कम किया ना, एसिड क्रेडिट कर दिया, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कर दिया, एक्सपेंस में ले गए। लिहाजा मैचिंग कॉन्सेप्ट को जहन में रखें, इनकम को क्रेडिट कर दें और लायबिलिटी सारी किताबों से खत्म कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और किसी ट्रांजैक्शन में छोटी बड़े सवाल में भी आ सकता है। इस दफा लंबे सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में। सर ये पढ़िएगा जरा। जमील मेहताब डिस्पेंसरी एंड एनपीओ हैड कैपिटल एसेट यानी फर्नीचर एट अ कैरिंग वैल्यू ऑफ रुपीज 6 लाख रुपया एंड रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बैलेंस ऑफ कितना मेरे भाई? 4 लाख रुपए का। मेरे भाई एसेट 6 लाख का और डेफर्ड ग्रांट या कंट्रीब्यूशन कितने का? डेफर्ड डोनेशन लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट डेट द furniture was destroyed by fire completely and is now worth nothing। एंट्री बता दो भाई। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, पीपी फर्नीचर या क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ये तो सही है। अब मुझे बताओ लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना है। इधर देखना, अब इधर देखना बच्चों, इधर देखना।
आपने एसेट कम कर दिया, लायबिलिटी कम करेंगे, आपने सारा एक्सपेंस में लेके इधर इनकम में लेके जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सही है सर, ओके भैया। अब आप एमसीक्यूज पे आ जाएं, शाबाश। एक एमसीक्यू है मेरे भाई, वो सॉल्व कर दें जल्दी से फौरन, ये पेंडिंग है, ये एमसीक्यूज पेंडिंग है, ये चांद एमसीक्यूज पेंडिंग पे है। ये किताब मुझे दे दो ना, एक किताब दे दो, इधर से खुलने में बड़ा टाइम लगना है। ये एमसीक्यूज था मेरे चांद है, हाँ 29 है जी। जी पेज नंबर 1017 कहता जी एन एनपीओ हैज अ कैपिटल एसेट ऑफ फर्नीचर एट अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 8 लाख एंड रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड एफर्ट कंट्रीब्यूशन बैलेंस ऑफ 480,000 इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता एट दैट डेट द फर्नीचर वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर कंप्लीटली एंड इज नाउ वर्थ नथिंग। मेरे भाई जल्दी से एंट्री बता दीजिए, जिसने तो खैर एंट्री नहीं की, जिसने एंट्री नहीं की, इसने एंट्री नहीं की, आप ऐसे बताइएगा जरा। राइट डाउन द फर्नीचर बाय 8 लाख and recognize revenue of 480,000 related to the deferred contribution provided or restrictions has been complied with। मेरे ख्याल बीटा जवाब सही नहीं है, क्या ख्याल है? क्या सही है? ओके मेरे भाई, ले सर ये हो गया जी। ये एक कॉन्सेप्ट था इंपॉर्टेंट वाला। 28 भी ऐसा ही है? नहीं वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो मुझे याद है, अभी पढ़ाता हूँ ना भाई जी। इधर आए, अभी बताता हूँ वो भी। मेरे मासूम दोस्तों, अब आपने आना है जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पे। लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 दफा लिख लो, लिखो शाबाश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखो जी, शाबाश शाबाश शाबाश। हिम्मत करें भी, हिम्मत करें, टाइम कम है, मुकाबला बहुत ही ज्यादा सख्त है जी। जी शाम हो रही है, रात हो रही है, आपने घरों को भी जाना है जी मेरे भाई। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 इन्वेंटरीज एंड नॉन करंट एसेट्स मेरे भाई जी। मेरे दोस्तों इधर देखना बच्चों, बात सुनना। ये हमने ना एनपीओ के सवालों में पास्ट पेपर्स में एक बात पढ़ी थी। एक बंदा मटेरियल देके चला गया, हमने उसे फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, याद है ना? एक बंदा इक्विपमेंट देके चला गया था, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। अगर उसके ऊपर शर्त है तो भैया लायबिलिटी, नहीं है तो सीधा मेरे भाई इनकम में डोनेशन। सही है जी। When an NPO recognize contribution of material and goods, the cost of inventories shall reflect the fair value at the date of contribution। ये कोई नई बात नहीं, हमें पहले ही पता है। असल बात ये है मेरे भाई, इधर आओ। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, एनपीओ जो है ना, वैसे ना हमने IS2 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इन्वेंट्री शुड बी स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ऐसे मेरे भाई एनपीओ के केस में ना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा नॉर्मल रूल यही है, लेकिन एनपीओ का जो काम है ना, असल में इसने ना कुछ इलाकों में थोड़ी सी अमाउंट लेके ना चीजें दे देनी होती हैं। जो उनकी इन्वेंट्री है, नॉर्मली वो 50 रुपए की चीज बिकनी है, उनको कहते हैं यार 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, या फ्री ऑफ कॉस्ट ही वो क्या करते हैं बच्चों, जी दे देते हैं। ऐसे ही जी कॉन्सेप्ट है जी, इन्वेंट्री आपने देनी है जी नॉमिनल चार्ज। क्या बच्चों? बहुत कम अमाउंट। क्या मेरे भाई? कहता अगर ये वाला सिनेरियो हो ना, अगर ये वाला सिनेरियो हो, अब दो बातें हो सकती हैं, या तो जिसको चीज देनी है उससे आप थोड़े से पैसे ले लें, या पैसे ले ही ना, कोई चीज ले लें बदले में। डन मेरे भाई। आपने टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इन काइंड का, किसका मेरे भाई? पैसे नहीं, पैसे नहीं, ऐसे ही है ना, इन काइंड। और दूसरा सिनेरियो है मेरे भाई अदर। इन अदर का मतलब इन कैश मेरे भाई। अब उसूल सुन लीजिएगा, उसूल सुन लीजिएगा। पहले इन कैश की बात करते हैं। कहता बहुत तवज्जो से बात सुननी है। वैसे उसूल क्या होता है जी? इन्वेंट्री शुड बी स्टेटेड एट कॉस्ट एंड एनआरवी ना, एनआरवी लोअर ऑफ। इधर है जी मेजर्ड एट कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इधर क्या है बच्चों? मेजर्ड एट। आप फिर इन्वेंट्री को किस तरह किताबों में रिकॉर्ड करेंगे? वो वाली सारी नहीं, एनपीओ में सारी इन्वेंट्री नहीं, वो वाली जिसे आपने थोड़ी सी अमाउंट पे देना है। सही है ना, नॉमिनल चार्ज। और बदले में या तो थोड़े से पैसे लेने हैं या फिर कुछ चीज ले लेनी है। मैं तो 50 वाली चीज के बदले में 5 रुपए की चीज ले ली जी, या पैसे ले लिए 5 रुपए। कहता है मेजर्ड एट कॉस्ट एंड, या कॉस्ट पे करें लोअर ऑफ, मेजर्ड एट कॉस्ट या फिर एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सिमिलर आइटम की कॉस्ट। ओके मेरे भाई, जो लोअर है। अगर मेरे भाई, अब आपने मुझे खुद बता देना है, खुद बताना है खुद। अगर मेरे भाई इन काइंड है, क्या है बच्चों? तो यार आपने तो कॉस्ट 1 रुपया भी पे नहीं की होनी। इन काइंड, इन काइंड, ना पैसे लेने ना देने, इन काइंड।
मेरे मासूम दोस्तों मैयर्ड एट कॉस्ट नहीं होगा, फिर मैयर्ड एट करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। डन मेरे भाई, काइंड के लिए फेयर वैल्यू का लफ्ज आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? ठीक है सर। अब ये बात आपको तब ज्यादा अच्छा, अभी आपने लिखना कुछ नहीं, अभी पहले एग्जांपल सॉल्व करनी है, फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। अब आप इधर आए, पहले एग्जांपल सॉल्व कर लें। एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15 मेरे भाई कहता जी मेडिसिन फॉर ऑल इज एन एनपीओ विच प्रोवाइड्स मेडिसिन टू कम्युनिटी। कहता जी लिविंग इन अंडर डेवलप एरियाज एट नॉमिनल चार्ज। आगे लफ्ज बचा नॉमिनल चार्ज का, बस आपने लफ्ज ढूंढना है जी नॉमिनल चार्ज का। कहता इट हैज फॉलोइंग इन्वेंट्रीज। कहता जी इनके पास ना ये टैबलेट्स पड़ी हैं, पेनाडोल, न्यूबरल, ये जो भी है बहरहाल। मेरे भाई इधर देखना, ओ भाई बस ठीक है, इतना होता तो इधर ने बैठा होता, किसी उसे डॉक्टर बेड़ा गर्क कर रहा होता किसी मरीज का जी। इधर आप भाई, ये है टाइप, क्या है मेरे भाई? रिसीव्ड इन काइंड। क्या बच्चों? परचेज फॉर कैश। अब मेरी बात तवज्जो से बात सुननी है, फोकस 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 फोकस। इन काइंड, और ये चारों क्या है बच्चों? कैश। ये क्या है मेरे चांद? कैश। अब सुनना बात जरा, इनके लिए इन चारों के लिए रूल बता दो, अभी पढ़ के आए हैं। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट, और भाई इसके लिए क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट खा को नहीं है भाई इधर जी, इधर रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। अब इधर देखो, लेकिन एक मसला है। अच्छा मसला भी खैर कोई नहीं है, लोअर ऑफ ही है ना। अब अच्छा इधर देखें, इधर तो इसने लिखा कॉस्ट निल है ही नहीं, कॉस्ट ही कोई नहीं। बताओ एनआरबी को तो गोली मार दो ना, एनआरबी को ऐसे काट दो, काट दो, काट दो, काट दो इसको, काट दो इसको। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट रिकॉर्ड करना है ना। बताओ बच्चों मुझे, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों में से लोअर क्या है? 26,000 रुपया ये। अब इन चारों में से मेरे मासूम दोस्तों आपने किसके साथ कंपैरिजन करना है? इधर देखो, ये कॉस्ट, इसका कंपैरिजन इधर से काटो ये। अच्छा पेपर में ना ऐसे कंफ्यूज ना हुआ करो कि ये जो इररेलेवेंट है काट दो, इररेलेवेंट है बच्चों से क्या कर दो? काट दो। ओके मेरे भाई, अब इनके साथ कंपैरिजन होना है, किसके साथ मेरे भाई? इनके साथ कंपैरिजन है। इसमें से जो लोअर है उस पर टिक लगाते जाओ, दोनों में से। इधर टिक लगा, इधर टिक लगा, ये दोनों बराबर है, इधर टिक लगा, इधर टिक लगा, और इधर से मेरे भाई इन दोनों में से टिक इधर लगा मेरे भाई 18,000 रुपए पे। ओके सर, चारों को ऐड कर लो। पहले आपने 26,000 को ऐड किया था, इसमें हम इन चारों को लोअर वालों को ऐड कर लो, आपका स्टॉक 94,700 पे पड़ा हुआ है। डन मेरे भाई, क्या ख्याल है? देख लेंगे। ओके मेरे भाई, डन सर, ये करेंगे खुद इंशाल्लाह क्वेश्चन। डन है भैया? अच्छा अब आप इस तरह करें, ये ना समरी जल्दी से बना ले, ताकि ना आपको याद ना भूल जाए कहीं। फौरन से पहले समरी बनाओ, शाबाश, जल्दी करो शाबाश, ये समरी बना लो। वैसे किधर लिखी हुई है तुमने? पहले लिखा हुआ है? हाँ सब प्री में करवा दिया, ठीक है। चलो अभी जो करवाऊंगा ना वो प्री में नहीं करवाया होगा। शाबाश शाबाश, लिखो भी, लिखो शाबाश। चलो भाई लिख लो ना खट्टू, कैसे लिख लिया तुमने? नोटेड। चलो शाबाश, बाकी भी हिम्मत करो। लिख लिया जी? जी चले नहीं, बस मेरा ख्याल है लिख लिया जी। अब वो एमसीक्यूज है जी, इसका एक 28 नंबर था शायद, किताब दे दे मुझे, वो एमसीक्यूज कर लेते हैं, जल्दी करें जी। अच्छा कलेक्शन मेरा ख्याल है मैंने आपको पढ़ा दिया था।
खुदा का खौफ कर यार, कलेक्शन, मुझे कलेक्शन का लफ्ज आया था उसमें सवाल में आया था, वो मैंने उधर पढ़ाया था जी। अच्छा मेरे भाई, क्या था, एन एनपीओ है 16,000 बैग्स ऑफ राइस टू बी सोल्ड ओनली टू मेंबर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी। द कॉस्ट ऑफ राइस टू द एनपीओ इज ₹600 पर, ये कॉस्ट है जी उसकी। हाउ एवर द एनपीओ सेल वन बैग टू द अंडर प्रिविलेज पर्सन फॉर रुपीज कितना मेरे भाई, ओनली 50 ओनली। ये तो यार नॉमिनल चार्ज है ना। हाउ शुड दीज फॉर 16,000 बैग्स बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट। भाई 50 रुपए ले रहे हैं ना, इन कैश इन काइंड नहीं है, तो सही है जी। तो भैया जवाब बता दो। एट इसने चार्जर उतार दिया भाई मेरा, मैं पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, तुमने टेंशन नहीं लेनी बेटा। है किधर चार्जर है, नहीं लगा दोगा यार, अच्छा उतार के ले गए हैं यार। कादी जाओ जरा सफेद के पास, जल्दी जाओ जल्दी, शाबाश। उसे को भाई चार्जर जल्दी से दे दे जी मेरे भाई। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया जी। अच्छा अब आप मेरे भाई आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए जल्दी जी। क्या क्या हुजैफा, यकीन कर मजाक का टाइम नहीं है। हाँ पूछो पूछो, सीरी क्यों दे रहे, एनपीओ है ना यार, अंडर प्रिविलेज एरिया कम्युनिटी, यो बिजनेस करने तो नहीं बैठे, एनपीओ है। एनपीओ एनपीओ नॉन, इनका मकसद नहीं होता, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। एनपीओ पढ़ लिया, सवाल आप पूछ रहे तुझे जी मेरे भाई। ये टर्मिनोलॉजीज आपको पहले ही बता दी हुई हैं ये वाली जी मेरे भाई। इधर आए इधर, इधर आए इधर आए इधर आए भाई, काम ज्यादा है असल में, ये ना टिट्टो पार्टी करने बैठेंगे ना, यकीन करो खत्म नहीं होगा, फिर कल बुलाना पड़ेगा, फायदा है कोई, फिर रोना पीटना शुरू कर दोगे जी मेरे मासूम दोस्तों। इधर देखो इधर यार, ये बातें आपने पढ़नी नहीं है, आपको पहले ही पता है। इधर देखो इधर भाई, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जिस पर कोई शर्त ना हो। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, जिस पे शर्त लगाई हो, एक्सटर्नल। ओके जी, ओके है, बस ठीक है। एंडोमेंट फंड का आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, मैं आपको ना लिंक कर रहा हूं, अगर इधर से पढ़ने बैठोगे आपको समझ कुछ नहीं आनी, मैं पहले बता रहा हूं यार। एंडोमेंट फंड की 2-3 मोटी मोटी बातें आपको लिखवाई भी हैं। एक सेट अमाउंट स्टेब्लिश कर दी जाती है, सही है सर, इसके अंदर एडिशन भी होती है, ये फंड फलता फूलता भी है। और मेरे मासूम दोस्तों और बताओ शाबाश जी, इसमें से पैसे निकलते भी हैं इस फंड में से, और ऐसे ही है ना। अच्छा और मेरे मासूम दोस्तों, लेस रिस्क की जगह पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। ओके, और इसके साथ लफ्ज लिखा होता है, एक्सटर्नल बंदा जो है इस फंड के अंदर पैसे जमा करवा गया, लेकिन हम इसे फिर भी फंड्स के अंदर ही क्लासिफाई करते हैं। डन मेरे भाई, ये आपको पता है। रेस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है जी, जल्दी बोलें शाबाश। रेस्ट्रिक्टेड फंड लायबिलिटी, और अगर इंटरनल बंदों ने रेस्ट्रिक्शन लगाई वो फंड में जाएगा, वो लायबिलिटी नहीं है मेरे भाई। जनरल फंड क्या होता है जी, अनरेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड समझ रहे हो। अच्छा अब ना जल्दी से आपने ना मुझे इन सवालों के जवाब देते जाना है यार। आप खुद पढ़ने बैठोगे ना आपका बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मेरे साथ पढ़ लें। हो गया सर जी, ये पढ़े इधर। कहता जी, ए प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट्स द एनपीओ सेट्स अप अ फंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अ डिजर्विंग स्टूडेंट्स। फॉर दिस पर साथ साथ मेरे साथ पढ़ते जाएं, आपका टाइम कम लगेगा। 100 million have been allocated, that will be invested, and 80% of the investment income shall be used for student support and 20% of investment income shall be added to the fund investment। यार ये इस तरह का सवाल भी किया था जी, एंडोमेंट फंड है ये। द फंड इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एनपीओ फॉर इट्स ऑन ऑपरेशंस, शैल प्रिजर्व द प्रिंसिपल। ये देखा प्रिंसिपल अमाउंट एक आपने सेट करनी है, उसको और इस्तेमाल नहीं करना, एंडोमेंट फंड है जी। A healthcare NPO has raised money through special marketing drive in which overseas contribution deposited $100 each in its Save a Life fund। क्या था, बाहर मुल्क से भी लोगों ने कंट्रीब्यूशन दी। द कंट्रीब्यूशन शैल बी यूज फॉर द एनपीओज रूटीन ऑपरेशंस। भाई रूटीन ऑपरेशन से धोखा नहीं खाना, कुछ और भी हो सकता है। कहता विच फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स टू पेशेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट। हाँ
उन्होंने डोनेशन दी, उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको जनरल ऑपरेशंस में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है एक बंदा डोनेशन देके जाए और कहे जनरल ऑपरेशन आपके जो है ना ऑपरेटिंग जो चीजें ऑपरेशनल वाली हैं उसमें इस्तेमाल करना है, तो ये भी रेस्ट्रिक्शन ही है एक किस्म की। इसको फिर आप स्पेसिफिक फंड में नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये जनरल ऑपरेशंस के लफ्ज से धोखा नहीं खाना आपने, और सही है जी। बहरहाल इधर तो उन्होंने पैसे दिए, आपने जनरल फंड में इस्तेमाल कर लिए, ये तो जनरल फंड है। An educational NPO has set up a fund for development of a new school in nearby rural area. The fundraising drive has been successful as many people have contributed for the इस काम के लिए। The fundraising clearly stated that funds so raised shall only be used for the construction and operation of school। जी ये बताने की जरूरत नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है। ओके मेरे भाई, अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, ये रेस्ट्रिक्शन असल में होती क्या है, ये ना 2.2 पे आइएगा, ये मैंने एक दफा लफ्ज इस्तेमाल किया था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। आप लोगों ने तब बहस की थी, पता नहीं एक्सप्रेसिव और इस तरह की, पता नहीं प्री बैच वाले थे, पता नहीं कौन थे। ऑन कंडीशन में ओनली बी एक्सटर्नली इंपोज, कहता कंडीशन होते ही एक्सटर्नली इंपोज है। इंटरनल जो कंडीशन इंपोज होती है हम उसे कंडीशन ही नहीं मानते। ओए ओके है भाई। However, internal restriction may be imposed in a formal manner by the organization itself by director and trustees। कहता उस कंडीशन को कंडीशन नहीं मानते, होती कंडीशन ही है लेकिन उसको लायबिलिटी, ये कहना चाह रहे हैं। ओके ले सर, यार ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काट दो बेशक। यार जिस बच्चे को ये पता चल गया कि रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड क्या है, उसे फंड भी समझ आ जाएगा। ये बार बार वही बातें कर रहा है, पहले एंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, पहले रेस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर वो रेस्ट्रिक्टेड फंड की बात करेगा, और बात तो वही है ना जी। मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ, इधर आओ। कहता है ए हेल्थ केयर एनपीओ, ये गौर से पढ़ना है, बीटा और ईटा, ये जरा गौर से पढ़ना है। ए हेल्थ केयर एनपीओ रिसीव्ड 10 मिलियन फ्रॉम अ वेल्दी इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दिस अमाउंट शैल ओनली बी यूज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ अ लैंड। भाई बताओ जल्दी से, इधर रेस्ट्रिक्शन लग रही है मुझे। ए हेल्थ केयर ये फंड की बात कर रहा है, कंट्रीब्यूशन नहीं फंड कह रहे। ए हेल्थ केयर एनपीओ रिसीव्ड 25 मिलियन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ वेल्दी इंडिविजुअल। कहता जी द सोल पर्पस ऑफ द अमाउंट इज टू सपोर्ट द सोल पर्पस। भाई ये भी रेस्ट्रिक्शन है एक तरह की, ये भी क्या है बच्चों, एक तरह की रेस्ट्रिक्शन है। कहता जनरल ऑपरेशन में इस्तेमाल करना है, आगे फ्यूचर में आने वाले साल, ये पढ़ा आपने फ्यूचर में आपने क्या उसका नाम है, इसे इसलिए इस्तेमाल करना है। एन एजुकेशनल एनपीओ कहता रिसीव्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर सलमान सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दिस लैंड शैल ओनली बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइमरी एजुकेशन स्कूल टू बी रन बाय दैट एनपीओ। अच्छा कहता था फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्लॉट इज रुपीज। जी बताएं जी, कंस्ट्रक्शन किस पे करनी है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ये भी रेस्ट्रिक्टेड है मेरे चांद। आगे एन एजुकेशन एनपीओ रिसीव्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर जमाल सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दिस लैंड और सेल प्रोसीड्स। कहता इससे जो पैसे आएंगे फ्रॉम इट्स डिस्पोजल ओनली बी यूज्ड टू अचीव जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट एनपीओ। कहता द फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्लॉट ऑफ लैंड इज रुपीज कितना बच्चों। अब मेरी बात सुन लें, इधर शर्तें थी मेरे भाई आगे आने वाले सालों की, इधर शर्तें आगे आने वाले सालों की नहीं है, बस इसी साल में आपको पैसे आए हैं और आगे जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आगे कोई शर्त नहीं है 4 और 5 की, 6 की, 10 की, 12 की, किसी साल में आगे कोई शर्त। इसमें और इसमें फर्क बता दे कोई बच्चा मुझे जल्दी से, इसमें और इसमें फर्क बता दे कोई बच्चा मुझे। उसमें फ्यूचर की रेस्ट्रिक्शन है, इसमें उसने कहा फ्यूचर में सिर्फ किधर इस्तेमाल करने हैं, स्पेसिफाई किया 4 और 5। इधर मेरे भाई क्या है, उसने कहा जी पैसे आए ना बस आप जहां मर्जी इस्तेमाल कर लो। ओके मेरे भाई, जनरल एक्टिविटीज में जहां मर्जी इस्तेमाल कर लो। ओके हाईलाइट कर लो, 4 और 5 को हाईलाइट कर लो, इस वजह से फर्क पड़ गया। आगे कहता एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव्ड रुपीज 50 मिलियन फ्रॉम एल्यूमिनी डोनर्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट प्रिंसिपल बैलेंस, यार ये यूनियन को कहते हैं एल्यूमिनी, ठीक है। कहता जी प्रिंसिपल बैलेंस शैल बी इन्वेस्टेड, ये तो मुझे इधर से पता चल रहा है। कहता एज पर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड एनपीओ कैन नॉट यूज द प्रिंसिपल बैलेंस टू द फंड। आगे इन्वेस्टमेंट की बातें भी होंगी, इन्वेस्टमेंट में इतना जाएगा, एंडोमेंट फंड है। क्या है मेरे चांद, एंडोमेंट फंड है। यार ये मेरे भाई इधर बात सुनो, ये नहीं मैं बता रहा एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन क्या होती है, ये नहीं मैं बता रहा यार, ये आपको माशाल्लाह पहले ही पता है, IAS 20 पढ़ के आए हो ना। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंस ऑफ करंट पीरियड जी,
कहता जी आपने ना रेस्ट्रिक्शन लगी थी उस पर और सारा खर्चा उसी साल कर लिया, रेवेन्यू में चला जाएगा, बात खत्म मेरे भाई। कहता है रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंस ऑफ फ्यूचर पीरियड। ये तो आप मुझे बताओ ना क्या होगा, जैसे जैसे एक्सपेंस करेंगे IS-20 यार, और इसको ना पढ़ना। अच्छा उर्दू में लिखते जाओ, उर्दू में लिखते जाओ, आप फिर हमें ना आप खुद पढ़ने बैठोगे तो पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे फिर जी। इधर उर्दू में लिखो, जैसे जैसे एक्सपेंस इंकर्ड होगा वैसे वैसे लायबिलिटी को कम करके इनकम में लेते जाओ। चलो मैचिंग प्रिंसिपल लिख लो, तुम शॉर्टकट लिखते हो, तुम्हें आदत पड़ जानी है शॉर्टकट्स की, इस तरह होता नहीं है वैसे जी, पूरा लिखा करो जी मेरे भाई। जैसे जैसे एक्सपेंस इंकर्ड होगा, जैसे जैसे एक्सपेंस इंकर्ड होगा वैसे वैसे लायबिलिटी को कम करके इनकम में लेते जाओ। आगे लिख लो मैचिंग कॉन्सेप्ट जी मेरे भाई। यार ये भी आपने मुझे बताना है भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो असल में ना ये इतना पलंदा है, इधर क्या है, ये पलंदा है। मैं हूं ना, मैं इसको ना सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूं इधर बस, ठीक है। तो असल में वो किताब अब पुरानी चलती आ रही है तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ एक लाइन में इधर लिखूं, क्या भला, सेम एज IS-20। क्या लिख दूं बच्चों, समराइज फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी मेरे भाई, समराइज फॉर्म बन जाएगी। आप देखो कहता है रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। भाई इसमें बहुत पलंदा है, आप मुझे खुद बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी वैसे वैसे मेरे भाई इनकम में ले जाओ। ओके मेरे भाई, लो जी, जी मेरे भाई क्या है, फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, किधर लिखे है नॉन डेप्रिशिएबल। अच्छा चलो पहले बताओ डेप्रिसिएशन के लिए क्या होना है, इधर डेप्रिसिएशन का भी लिखा हुआ है, इसके लिए क्या होना है, जैसे जैसे। अच्छा नॉन डेप्रिशिएबल है तो नॉन डेप्रिशिएबल के ऊपर लैंड बिल्डिंग बनाओगे ना, तो IS-20 नहीं पड़ा हुआ, तो उसके ऊपर जिस बेस पे बिल्डिंग बनानी है जैसे वो डेप्रिसिएट होगा वैसे ही वो सेम मेरे चांद, सेम IS-20, सेम IS-20। अच्छा जी अब बच्चों ये है रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट। ये आपको याद होगा पास पेपर में एक ट्रीटमेंट करवाया था आपको, एक बंदे ने आपको जी लोन दिया, अच्छा मैंने आपको एंट्री करके सिखाई थी, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। वो बंदा कहता है यार देखो आप तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हो, मुझे लोन वापस ना करो। हमने कहा फिर, उसने कहा यार आप फलाहो बहबूद में लगाओ इसे, लोन डेबिट इनकम क्रेडिट। ये था, अगर उसने इजाजत दे दी जो मर्जी करो आज, इसका कोई शर्त नहीं है, और अगर वो शर्त लगाता तो थोड़ा थोड़ा करके लोन डेबिट करना था, और थोड़ा थोड़ा करके अगर वो कहता, अगर वो शर्त लगाता मेरे भाई, कहता जी लोन 200 रुपए का है, कहता आपने ना 5 सालों की शर्तें हैं, 5 साल कोई फला एक्सपेंस करो, उस बेस पे ना कोई शर्त लगी होती, 5 सालों में थोड़ा थोड़ा करके फिर हम इनकम में लेके जाते, थोड़ा थोड़ा लोन डेबिट और इनकम क्रेडिट, थोड़ा थोड़ा लोन डेबिट इनकम क्रेडिट। ओके मेरे भाई। यार जितना मैं फैलाना चाहूं ना, जितना मैं फैलाना चाहूं इस चैप्टर को, इसकी थ्योरी को मैं फैला दूं, 3 घंटे भी लगा दूंगा ना मेरे भाई, तो ये फिर भी बात नहीं सिमटनी। ये कैसा अजीब सी बातें हैं, ये देखो यार, ये आपको समझ आनी है पढ़ के, मुझे खुद बताओ, आपने वैसे ही घबरा जाना है। सिंपल लिखो, सिंपल सिंपल लिखो मेरे भाई, जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंशाल्लाह आपको आता होगा। ओ यार सिंपल है ना, देखो मेरी बात, स्नैरियो आ गया पेपर में, स्नैरियो आ गया, सुनो मेरी बात सुनो, दांत अंदर करो जी। इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो, कहता जी लोन है जी 200 रुपए का, कितने का, 200 रुपए का। कहता नाराज नहीं होना ना आपने जी, ठीक है। कहता जी लोन है 200 रुपए का, कितने का है बच्चों, 200 रुपए का। कहता चुप हो जा, चुप नहीं होना तुझे जी, लोन है 200 रुपए का। कहता जी कोई शर्त नहीं है, आपने मुझे लोन रीपे नहीं करना, बस यार सीधा इनकम में ले जाओ। इस तरह का एक पास पेपर में एक ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था, मैंने कहा था इसका कोई इंपैक्ट नहीं है सवाल में, उन्होंने ऑलरेडी ये काम किया है। आगे कहता लोन 200 का है, कहता जी 5 सालों की बेसिस पे ना आपने अगर 40-40 का खर्चा कर लिया तो लोन माफ कर दूंगा। अब मेरे भाई आपने क्या करना है, आपने एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हर साल, और लोन आपने वापस करना था ना, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, उसकी जगह लोन डेबिट इनकम क्रेडिट। मेरा ख्याल है बात समझ आ गई है, शाबाश। चलो यार ये तो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, ये तो आपको पता ही है ना, ये तो इनकम में सीधा। इधर आओ मेरे भाई, लो मेरे भाई, ये उनकी है। अच्छा ये तो आप कर ही लोगे यार, ये बहुत आसान सी चीजें हैं। चलो एक दो मैं करवाता हूं। कहता हाउ द अबव अमाउंट ऑफ रुपीज 1 मिलियन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड
in the books of village cricket club. Ali has been very successful in business. When जब कहता वो आपकी तरह माशाल्लाह जवान था, he very much enjoyed playing cricket and has very fond memories of his days at the village cricket club. कहता उसकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं. He has donated rupees 1 million 10 lakh to the club to fund the building of a new club which is, अपनी औकात नहीं भूला ना, जब अल्लाह ने कुछ दिया तो उसको औकात याद है, which is under construction and expected to be completed by the end of. अब उसने पैसे किस लिए दिए जल्दी बताओ मुझे. उसने कहा जिधर मर्जी लगा दो. यार बार बार वही सवाल है, रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन. ओके मेरे भाई, आगे जी. कहता ए सोशल क्लब इन अ स्मॉल टाउन हैज मैनेज्ड टू accumulate a significant balance on its accumulated fund over the year. Its board of trustees had decided, boards of trustees ने डिसाइड किया है. कहता हाँ यार आपको पता ही है ना, अब मेरे भाई इंटरनल रेस्ट्रिक्शन है. क्या है भैया? इंटरनल रेस्ट्रिक्शन है यार, ये खुद कर लेना बस, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, ये वाला भी इंशाल्लाह हो जाएगा जी. चलो ये मैं पढ़ता हूं. कहता a member of cricket club donated 2 million for repayment of loan obtained by the club in order to finance its कहता how the above donation shall be recognized. वो कोई लोन था ना, उसके लिए उसने कहा यार मैं आपको ना डोनेट करता हूं ये दो, हमने रीपेमेंट करनी थी लोन की, तो अब वो क्या उसका नाम है कहीं और से आ गई है. कहता जी अब ये रेस्ट्रिक्शन है, आपने सिर्फ इसको रीपेमेंट लोन के लिए इस्तेमाल करना है. कहता रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ since the loan relates neither to expense of future nor to the contribution shall be recognized. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको. ओके मेरे भाई, यार ये सब सब्सक्रिप्शन वाले नहीं करने बस, ठीक है ओक्स जी. आगे आ जाए मेरे भाई, ये वाले भी काट दें, एग्जांपल 8 ये भी काट दें. लाइव ये इस तरह की हमने इतनी ज्यादा की तो हुई है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जितना बनाते जाएंगे हमें कंफ्यूज होंगे बस, ठीक है भैया जी. मेरे भाई ये मैं आपको ना बाद में करवाता हूं, पहले एक टेबल सा पढ़वाना है आपको. इधर आइएगा मेरे चांद, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा ख्याल आखिरी कॉन्सेप्ट है जी इसका, एनपीओ का ये आखिरी कॉन्सेप्ट है थ्योरी का. अब जरा गौर से पढ़िएगा, जरा गौर से बच्चों, गौर से जरा मेरे मासूम दोस्तों. हमने ये सीखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, ऐसे ही है ना मेरे भाई. हमने ये कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर दो चीजें सेम नाम से आ रही हैं, रिसीट में पेमेंट में, या इनकम में या एक्सपेंस में, ऐसे ही है ना. मैं रिसीट पेमेंट क्यों कह रहा हूं, उसने वो कैश समरी बना के दी होती है ना बैंक की और कैश की, और मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों कह रहा हूं, तो उसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिया होता है. अगर एक चीज इनकम में भी आ रही है, एक्सपेंस में भी आ रही है, या रिसीट्स में भी आ रही है और एक्सपेंस और पेमेंट्स में भी आ रही है, हमने इसे नेट करके लिखना सीखा था. ये उसके बारे में बात करने लगा है. क्या था पेपर में कैसे पता चलेगा, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट है, शायद या कभी आया भी न्यूमेरिकली, तो आपको ये लाइंस याद होनी चाहिए, मतलब जहन में होनी चाहिए. कहता अगर तो एनपीओ एक्ट कर रही है प्रिंसिपली, क्या कहता तो तब आपने चीज को फिर ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है. ग्रॉस अमाउंट का मतलब है इनकम को लहदा और एक्सपेंस को लहदा, रिसीट को या रिसीट को लहदा और पेमेंट को लहदा. अगर एनपीओ प्रिंसिपली एक्ट नहीं कर रही, अब प्रिंसिपली एक्ट करना क्या होता है मैं बताता हूं आपको बाद में. अगर एनपीओ प्रिंसिपली एक्ट नहीं कर रही तो कहता आपने फिर नेट बेसिस पे चीज को रिकॉर्ड करना है. क्या पहले तो याद करो करना क्या है, रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑन ग्रॉस बेसिस, इसको हाईलाइट करें और इसको हाईलाइट करें एनपीओ एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल. काम की बात जो है उसको हाईलाइट कर लें, बाकी तो फिर गपशप होती रहेगी जी. काम की बात हाईलाइट कर लें मेरे भाई, एनपीओ एक्टिंग एज प्रिंसिपल इसको हाईलाइट करें और नीचे आके लिखें ग्रॉस बेसिस, बस काम की बात जी. हाँ जी, ग्रॉस बेसिस का यही मतलब है चांद, इनकम एक्सपेंस अलहदा या रिसीट्स एंड पेमेंट्स अलहदा. और इधर हाईलाइट करो नॉन एक्टिंग एज प्रिंसिपल, इधर लिखो जी नेट बेसिस, इधर क्या लिखो. ओके मेरे भाई, डन मेरे भाई, और सही है. ओके भाई सर, ठीक है बच्चे, उसका तो एक ही काउंट बनता है. अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह आपकी बातें. प्रीपेड एक्सपेंस का हमने बनाया टी अकाउंट, क्या किया बच्चों,
उसका ओपनिंग बैलेंस लिखा है एसेट साइड पे, डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे लिखा जी उसका क्या, क्लोजिंग बैलेंस। अब रेंट एक्सपेंस आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्या रहा है बच्चों जी, तो आप क्या करते हैं जी, ये वाला काउंट क्या हो जाएगा जी, रेंट एक्सपेंस। आपने देखना जी एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट और ये वाला अकाउंट डेबिट, ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंस आ जाएगा। अगर तो रिसीट्स एंड पेमेंट में उसने पेमेंट दी हुई तो इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है जी, और अगर एक्सपेंस दिया हुआ तो इस साइड पे आ जाएगा, एक चीज बैलेंसिंग आ जाएगी। आगे समझ बच्चे जी। अच्छा जी, आप मेरे भाई जरा सुनिएगा जी, कहता एनपीओ एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, इसका मतलब समझ लें, इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, यानी आगे आगे होके सारी चीजें खुद मैनेज कर रही हैं। क्या मेरे भाई, सारी चीजें एनपीओ खुद मैनेज कर रही है। कहता बियर्स द रिस्क एंड लायबिलिटी एसोसिएटेड विद द, कहता नुकसान जो है अगर हो गया तो वो सारा किसका होगा जी, बेनिफिट होगा तो वो भी किसका होगा जी, रिस्क का लफ्ज समझ नहीं बच्चों। इधर क्या होगा, नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में इन्वॉल्व नहीं है। यानी एक बंदा आता है, वो ने कहता सर आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके बिहाफ पे, सुनना, मैं आपके बिहाफ पे एनपी नाम आपका इस्तेमाल होगा, इवेंट मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। एनपीओ ने कहा बस ठीक है, और क्या, उन्होंने कहा जी डोनेशन आई, सर आप आपके लिए है ना, आपके लिए डोनेशन है। उन्होंने कहा जी, एनपीओ ने कहा जी ठीक है, उन्होंने कहा लेकिन सर ऑर्गेनाइज मैं खुद करूंगा, ऑर्गेनाइज आप नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है, हमें क्या मसला, जब क्या उसका नाम है जी, हमें क्या इशू है, आप ऑर्गेनाइज करें, हम एक्ट नहीं कर रहे प्रिंसिपली, पैसे तो हमें ही आने हैं ना, तो बात समझ रहे हो। कहता बियर्स नो रिस्क एंड लायबिलिटी एसोसिएटेड, पैसे आ गए तब भी ठीक है, ना ये नुकसान हुआ तब भी उस बंदे का हमें मसला ही नहीं है। कहता एक तो ये बातें, दूसरा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, जिस तरह हमने इतने पास पेपर्स किए, किसी एडजस्टमेंट में अगर इंफॉर्मेशन में लिखा हो एक्टिंग प्रिंसिपली, नॉट एक्टिंग प्रिंसिपली, तो हमने साइलेंट के केस में हमेशा नेट बेसिस, मैंने आपको कहा था ना भाई नेट कर दो, 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 उस टाइम मैं आपको ये दो बातें बताता ना, आपको समझ ही नहीं थी आनी। तो सही है भैया, एंड पे आके बस चलो। आप मेरे भाई सुन लो, अब मेरे भाई अगर ज्यादातर ये होगा क्वेश्चन साइलेंट होगा, और अगर क्वेश्चन कभी साइलेंट ना हुआ तो फिर आपने देखना है अदर इंफॉर्मेशन में उसने क्या लिखा है, हिंट क्या दिया है। ओके बच्चों, आओ बच्चों इधर जरा, अब ना इसकी जरा ना प्रेस्टिक कर लेते हैं, क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहता एन एनपीओ एंगेज, सर आप हर चीज को इंपॉर्टेंट कहते हैं, मैं रीजन बताता हूं बच्चों, हम ना कोई 7वीं 8वीं का पेपर नहीं दे रहे, आप सीए का पर्चा दे रहे हैं। कौन सा पेपर दे रहे हैं, सीए का। एक छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया, उसमें से 8-10 नंबर का पेपर आ गया, ठाकुर तो गियो। तो मेरे भाई इसलिए सुन लो ना, इसलिए ये बच्चों ये प्रोफेशनल स्टडीज में ऐसे ही होता है, इसमें जितना भी पढ़ा लेना आप, अगर आप मुझे कहेंगे ना कि सर आपने जितना पढ़ा लिया आप सेटिस्फाइड हैं, मैं कहूँ नहीं, क्यों, मैं तो चाहता हूँ 5-7 क्लासेस और मिल जाएं मतलब जी। लेकिन अच्छा मैं सही बात कह रहा हूँ, मैं वो नहीं, मैं सही बात सीरियस हूँ। वजह यार कुछ पता नहीं, अभी दिल करेगा आज मैं क्लास पढ़ा के जाऊंगा ना अभी, तो कसम से दिमाग में ख्याल आएगा, मैं रात 2-3 घंटे सोचता रहा हूँ, मैं 3-4 घंटे बल्कि सोचता रहा हूँ यार कौन सा सवाल इन कोर्स आ जाए, कौन सी चीज करवा दूं, लिखा 2-3 दफा सोचता रहा। हाँ जूम पे मीटिंग इंशाल्लाह होगी, और अगर जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह आपको बुला भी लेंगे किसी दिन, ठीक है, इंशाल्लाह आप आ जाएंगे, इंशाल्लाह आ जाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट बात अगर याद आ गई तो आ जाएंगे। चलो बहरहाल अभी फिलहाल आज की बात करते हैं ना। दी एन एनपीओ एंगेज इन द नंबर ऑफ फंड रेजिंग एक्टिविटीज, क्या था, इंक्लूडिंग अ फंड रेजिंग टेलीथॉन, एक टेलीफोन कैंपेन चलानी है बच्चों, एक डायरेक्ट मेल कैंपेन, स्पेशल इवेंट्स एंड अ लॉटरी। द एनपीए यूजेस आउटसाइड फंड रेजिंग कंसल्टेंट, कहता कौन इवेंट मैनेज कर रहा है बताओ, एनपीओ कर रही है, इन्होंने कंसल्टेंट को हायर किया टू कंडक्ट द टेलीथॉन, के अंग्रेजी से अंग्रेजी आप बोल रहे हैं, आप माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं, सही है जी, सही है ना कि सर आप आएंगे तो आपकी वजह से लोग जो हैं जी। कहता एंड यूजेस द, आपके सामने मिसाल भी है ये वाली, एंड यूजेस द एनपीओस ऑन स्टाफ एंड वॉलंटियर्स इन द टेलीथॉन एंड द अदर एक्टिविटीज। कहता फंड्स, अच्छा मेरी एक बात सुने बच्चों, इधर तक पढ़ के मुझे बता दें ये मैनेज कौन कर रहा है, एनपीओ सारा कुछ अरेंज कर रही है ना, तो जवाब पढ़ लीजिएगा जी। हमें कहानियां सुनाई हैं, इधर देखो मेरी बात सुनो, आपको काम की बात बताता हूं बच्चों, पेपर में ये सवाल आता आपने क्या लिखना था,
as the fund has been as the event has been managed by the NPO, so NPO has been acting as a principal. सो आगे क्या कर देना था आपने, कहना था इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अ ग्रॉस बेसिस। चलो जी अच्छे रख जी, जो मेरे भाई जो ये देखो रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंस ऑफ ईच एक्टिविटी, ये पढ़ लीजिएगा, ये ग्रॉस का लफ्ज लिखा होगा। डन मेरे भाई, काम की बात हाईलाइट करें। ओ भाई पेपर आपने अपने घर में भी ये पूरा नहीं पढ़ना, आपने बस ये इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सारा दिन इसमें लगे रहें। स्मार्ट बने, स्मार्ट वर्कर, स्मार्ट तो आप हैं, वर्कर भी बने जी। लो मेरे भाई आगे आओ। एन एनपीओ इज एक्टिवली एंगेज इन द हेल्पिंग कम्युनिटीज इन अ फ्लड अफेक्टेड एरिया। क्या मेरे भाई? अच्छा, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स माशाल्लाह जैसे आप हैं, दिल के अंदर जज्बा होना चाहिए दूसरों की हेल्प करने का जी। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज इसको काट दो भाई, काम भी कीता है हराम कीता है, चैरिटी जी। मैंने पढ़ा नहीं था ना मेरे भाई, मैं भी इतना नहीं ये पढ़ रहा, मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूं। अनाउंसिंग दैट द नेट प्रोसीड ऑफ द इवेंट शैल बी गिवन टू द एनपीओ। कहता सुनो सुनो इधर सुनो, साहिवाल वाली इधर सुनो। कहता ये जो नेट प्रोसीड सर होंगी ना, ये अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, वो कहता सर ये आपकी हैं। क्या है बच्चों बताओ जी। इसमें वो जो बॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो प्रिंसिपल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई जी। तो मेरे भाई इधर लिखो नॉट द प्रिंसिपल। क्या बच्चों आगे जी, कहता जी द नेट प्रोसीड्स रिसीव्ड आर रिकॉग्नाइज नेट प्रोसीड्स, ये काम की बात हाईलाइट कर लो। डन मेरे भाई, डन मेरे भाई। अच्छा ऊपर आइएगा जरा, ऊपर आइएगा ए इधर। यार ये 2-3 एग्जांपल्स रह गई हैं, ये जरा करवा दूं मैं। हाँ जी 10, ये 2-3 रह गई है ना बस, फिर ये एनपीओ खत्म हो जाएगा। कहता मुजाहिद हेल्थ केयर इधर रजिस्टर्ड एनपीओ, इट हैज रिसीव्ड गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ रुपीज कितना 20 मिलियन फॉर विच इट हैज टू प्रोवाइड वैक्सीन। क्या मेरे भाई? अच्छा यार ये सर्च कर लेना, इसका नाम क्या है, फॉर अ वायरल डिजीज टू जनरल पब्लिक टू क्या बच्चों, विदाउट टेकिंग एनी फी फ्रॉम, कहता उनसे कोई भी फी नहीं लेनी। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव प्रोस्पेक्ट जी। ये जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो। अच्छा अब ना इधर ना वो बात नहीं वो कर रहा, असल में ये पेपर में आएगा ना सवाल तो बड़ा क्लियरली उसने, ये देखो ये असल में गवर्नमेंट फंडिंग की हेडिंग है। क्या है बच्चों? गवर्नमेंट फंडिंग की हेडिंग है। हेडिंग किसकी है? कहता जी अब मेरी बात सुनना। कहता ये जो पैसे हैं ना ये गवर्नमेंट ने दिए हैं 20 मिलियन। कितने दिए हैं बच्चों? क्यों दिए? जल्दी बोलो जल्दी शाबाश। वैक्सीन के लिए। कहता अमाउंट ऑफ 20 मिलियन इज बीइंग कैलकुलेटिंग ऑन अ डोजक बेसिस। कहता जी विच माइट इंडिकेट दैट 20 मिलियन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फी फॉर सर्विसेज इन। अच्छा जी। कहता हाउ एवर सिंस द सर्विसेज इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट। कहता गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे रहे, गवर्नमेंट ने सिर्फ फंडिंग की है। क्या किया बच्चों? हाँ जी, बट रादर टू एमएच कम्युनिटी। कहता था गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ 20 मिलियन शैल बी कंसिडर्ड एज आ, ये IS 20 है। क्या है? एक होता है गवर्नमेंट ने आपको हायर कर लिया, आप गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट को। यार इधर सीधा लिखो ना IS 20 एम साला उस माजरत हमें खपा रहा है हमें माजरत यार। फर्दर सिंस द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग इज स्पेसिफाइड इट शैल बी जी, इट शैल बी कंसिडर्ड, सलाह, सलाह को कहते हैं सलाह जी। इट शैल बी कंसिडर्ड नमाज, इट शैल बी कंसिडर्ड एज अ रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। डन मेरे भाई। असल में ये कहना चाह रहे हैं, कहता है ये गवर्नमेंट को आप सर्विसेज नहीं दे रहे, गवर्नमेंट ने तो सिर्फ आपको फंडिंग की है 20 मिलियन की। क्या किया है? ठीक है मेरे भाई जी। आगे मेरे भाई ये आ जाएंगे एग्जांपल नंबर 11 पे। एनपीओ रिसीव फंडिंग टू अंडरटेक, ये गवर्नमेंट से फंडिंग आ रही है, टू अंडरटेक स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट। द एनपीओ कॉन्ट्रैक्ट्स एज इट्स ऑन डिस्क्रिशन विद द साइंसदान जी टू परफॉर्म द रिसर्च। कहता अब बात सुनना गौर से, कहता ये साइंसदान साहब से कंसल्ट किसने किया? गवर्नमेंट ने फंडिंग दे दी और साइड पे होगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट साइड पे है, अब आप सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। NPO would not have undertaken the research project had the fund have not been available। ये कंफ्यूज करने के लिए इसने कहा, कहता है ये साइंसदान से अब राब्ता ना करते अगर आपके पास फंड ना होते। कहता वेदर द फंडिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ साइंटिस्ट सर्विसेज बी प्रेजेंटेड ऑन ग्रॉस बेसिस और नेट बेसिस। बताओ जी, आपने जवाब देना है ग्रॉस या नेट।
भाई गवर्नमेंट ने फंडिंग दी है और फंड देके साइड पे जी लो मेरे भाई ग्रॉस बेसिस। और सही है यार, इतनी प्रैक्टिस काम नहीं है जितने सवाल हमने कर लिए हैं। कहता जी एनपीओ रिसीव रीइंबर्समेंट टू अंडरटेक अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट फ्रॉम अ टेक्सटाइल कंपनी। क्या मेरे भाई? अच्छा, द एनपीओ एलोकेट्स एन एम्प्लॉय टू टेक्सटाइल कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ, बोलो शाबाश। कहता था एनपीओ वुड बी रीइंबर्स फॉर ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू दैट एम्प्लॉय। क्या बच्चों? दैट एम्प्लॉय। अच्छा अब मेरी बात सुननी है, ये पहले सिनेरियो समझ लो। ये क्या हुआ असल में, सुनना सुनना। कहता जी ये रीएम्बर्समेंट गवर्नमेंट एनपीओ ने रिसीव की है फंडिंग, फंडिंग का मतलब पैसे मिले, टू अंडरटेक अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट, ये किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। कहता फॉर अ टेक्सटाइल कंपनी। कहता जी टेक्सटाइल कंपनी का कोई प्रोजेक्ट था। द एनपीओ एलोकेट्स एन एम्प्लॉय टू अ टेक्सटाइल कंपनी, इन्होंने एनपीओ ने टेक्सटाइल कंपनी को अपना एम्प्लॉय दे दिया। कहता जी द एनपीओ वुड बी रीएम्बर्स फॉर ऑल द कॉस्ट। आप उस एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, इन्होंने एनपीओ ने अपनी जेब से देनी है ना। ओ भाई हेलो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मैं आपको पूरा आप समझाना पड़ेगा मुझे। भाई एम्प्लॉय किसका है? एम्प्लॉय किसका है? अगर एम्प्लॉय का लफ्ज ना होता, ये जो एनपीओ है बाहर से कोई बंदा अरेंज करती और उस टेक्सटाइल कंपनी वालों को दे देते कि सर देखें ये बंदा आपके पास है जी, आपने 500 रुपया देना है। सही है जी, कितना जी? 500 रुपया। आपने क्या किया जी, उस 500 में से 500 हमें दे, 200 उसको दे। आपने फिर नेट बेसिस पे चीज को रिकॉर्ड, मेरे भाई इधर क्या है, सैलरी आपने देनी है, आपका एम्प्लॉय है कि टेक्सटाइल वालों ने सैलरी देनी है। तो एक्सपेंस आपको सैलरी ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करना है? तो सैलरी तो रिकॉर्ड करोगे ना। अच्छा अब मेरे भाई, अच्छा मेरा ना पहले ओपिनियन पिछली अटेम्प्ट में इस सवाल को लेके ना नेट बेसिस था, क्या था, लेकिन फिर थोड़ी सर्च की तो ये ग्रॉस बेसिस ही बनता है। मैं तो अपनी गलती मान लेता होता हूँ फौरन, तो नॉलेज अपडेट होता है ना बंदे का। पिछली दफा मैंने नेट बेसिस इसका करवाया था, नेट बेसिस, लेकिन थोड़ी मैंने सर्च की तो सर्च करने से ये पता चला कि भैया ये जो सैलरीज, ये एम्प्लॉय किसका है, बोलो शाबाश, एनपीओ का। अच्छा बजाहिर ना दिखने को लग रहा है नेट बेसिस, लेकिन नेट बेसिस सही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी अब मेरे भाई अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है। भैया ये सैलरी किसने देनी है, बोलो शाबाश, एनपीओ ने देनी है। अब मेरे भाई लेकिन जो पैसे मिलने हैं उस टेक्सटाइल वालों से, वो आपको रीइंबर्समेंट मिलनी है, आप ग्रॉ वो इनकम में ले जाएंगे। ठीक है ग्रॉ, हाँ जी ठीक है मेरे भाई, ये बात याद रखनी है, इधर लिख लो। सैलरीज एनपीओ वालों ने देनी है अपने एम्प्लॉय को, सैलरीज एनपीओ ने अपने एम्प्लॉय को देनी है, शाबाश जी। पिछली दफा वाली जो किताब है, जिन बच्चों के पास उधर मैंने नेट करवाया होगा, मुझे अच्छी तरह याद है। चले नहीं, हाँ 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 हाँ, तो इसमें वही यही कह रहा है, क्या कह रहा है, रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन ही कह रहा है। ये क्या कह रहा है चांद भाई? इधर बात सुने बच्चों, इधर बात सुनो बच्चों, बात सुनो इधर भाई। इधर वो ये कह रहा है, इधर हमदा साहब ने एक सवाल पूछा, इन्होंने कहा सर ये जो बात है डॉलर बेसिस वाली, ये वही बात है कि आप चीज को लायबिलिटी, ये वही बात है मेरे भाई, डॉलर बेसिस का मतलब यही है, तो सही है। अच्छा आगे चलें, ये चैप्टर इधर खत्म हो गया जी, ये थ्योरी खत्म है जी, ये इधर रोक दीजिएगा। अच्छा बच्चे बात सुनो, अच्छा बच्चे बात सुनो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेनिफिट ऑफ लोन एट बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बच्चों? बेनिफिट ऑफ लोन एट बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात सुन लीजिएगा, ये क्या है भाई, यही कॉन्सेप्ट है ना जो आपका पोस्ट वालों का रहता है। भाई इधर देखना, बात सुनना, आपने मार्केट से अगर लोन लेते तो वो लोन मिलता मेरा ख्याल है जी फॉर एग्जांपल 15% पे, आपको वो लोन वही लोन मिल गया मेरे भाई 7% पे, कितने पे, या इस तरह कर ले 5% पे। मार्केट से लोन लेने जाते 15 की बजाय 12% कर लो, वही लोन मिला मेरे भाई आपको कितने पे, बोलो शाबाश, 5% पे कर लो गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये जो डिफरेंस है ना 7% का, इससे कहते हैं ये है जी गवर्नमेंट ने आपको एक किस्म का बेनिफिट दिया है। क्या है बच्चों? दिस इज कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट। क्या मेरे भाई?
दिस इज कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट। अब मेरे साथ सवाल को पढ़ लीजिएगा। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2023, कहता आपने जनरल एंट्री पास करनी है जी। कहता ऑन 1 जनवरी 2023 MZ लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन अंडर गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम वेयर बाय द लोन ऑफ रुपीज कितने का बच्चों, 1 लाख रुपए का, इज प्रोवाइडेड एट अ मार्कअप ऑफ कितना मेरे भाई, 5%। मेरे भाई वेयर एज मार्केट रेट ऑफ सिमिलर लोन इज कितना बच्चों। कहता ये आपको बेनिफिट मिला ना, ये आपको बेनिफिट मिला। 12% वाला लोन जिसका इंटरेस्ट था वो आपने ले लिया 5% पे। कहता था लोन इज फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इज रीपेएबल ऑन, कहता लोन आपको मिला जी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और कहता लोन रीपे कब होना है, 31 दिसंबर 2000। अच्छा अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। स्टैंडर्ड ये कहता है, कहता एक लोन, अच्छा मेरी बात सुने, आज का जो पैसा है कल के, आज का 1 लाख कल के 1 लाख के बराबर तो नहीं होगा ना, ऐसे ही है ना। अच्छा और एक बात सुनना, अगर ओए हुजैफा चुप हो जा जी। कहता जी 1 लाख का जो आपको लोन मिला ये असल में 1 लाख का लोन नहीं है। कहता इसके अंदर ना बेनिफिट छुपा हुआ है। क्या छुपा है बच्चों, बेनिफिट छुपा है। क्या छुपा है बच्चों, कहता है इसके अंदर बेनिफिट 7% का छुपा। जो आपने इंटरेस्ट 12% पे करना, आपको कितना पे करना पड़ेगा, 5। कहता है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो बच्चों, कहता प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जो जवाब आएगा मेरे मासूम दोस्तों वो आपकी लायबिलिटी लोन होगा, और जो 1 लाख का और उस प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट ग्रांट है। क्या है बच्चों, अब मेरी बात इधर सुने, 0 और मेरा ख्याल है 1, आपने 1 साल बाद लोन वापस करना ना, ये 0 है इधर मेरे भाई 2000, ओ भाई इधर चुप हो जाना, ये है जी 1 जनवरी 2023 और 1 साल गुजर गया, ये है जी 31 दिसंबर 2023। ओके मेरे भाई, ये बात समझ आती है जी। अच्छा आप सुनिएगा तवज्जो से बात, कैश आया कितना, बोलो शाबाश। ओके मेरे भाई, आया ना। और अब सुनना, ये तो इधर आ गया, हमने तो इधर सुनना मेरे भाई, हमने वापस कब करना है ये, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही है जी, डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करो, वो करना है 12% पे, जितने का एक्चुअल में आपको मार्केट से ये पढ़ना था। इधर आंडा और इधर बताओ कितना आना है जी, बोलो शाबाश 0 पॉइंट, इसको इस तरह अप्लाई करते हैं ना। 1 साल के बाद कितना आता है बच्चों, बोलो शाबाश 0 पॉइंट, आपने वो वैल्यू यूज निकाली हुई है ना, 0.89, ये ए है, ये क्या है बच्चों, बी। बताओ बच्चों प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, हैं 89285 है। किया भाई मैं, अच्छा सॉरी माजरत, इधर 5% आना है भाई, इधर आना है 5%, जितने का लोन है, लोन तो हमें इस पे देना पड़ेगा ना, ये मैं गलत कर गया हूं भाई, इस पे इंटरेस्ट भी तो आना है ना यार जी। 1 लाख पे इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 1 लाख पे इंटरेस्ट कितने परसेंट है मेरे भाई, ये इंटरेस्ट कैसे आया, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई 5%। अब मुझे बताओ टोटल अमाउंट कितनी आ गई बच्चों, 1,05,000। कितना आ गया मेरे भाई, ये टोटल कैश, ये 1 साल के बाद आपने कितना पे करना है गवर्नमेंट को मेरे भाई, 1,05,000। अब मेरे भाई ये टोटल कैश है, क्या है बच्चों, ए। इधर ना इनफ्लो नहीं आउटफ्लो ही है, पे करना है आपने। 1 साल के बाद आपने लोन भी पे करना और आपने इंटरेस्ट भी पे करना 5,000 रुपया ना। अब मेरे भाई इसका डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, इधर 12 ही आना है, वो हमने इंटरेस्ट नहीं लिया ना, ये भी तो पे करना है ना, 2 पेमेंट्स हैं 1 साल के बाद जी। ये 1 लाख से 5,000 वो इंटरेस्ट है ना, बताओ ये कितना आता है, 0.89 है, 0.8 0.829 भाई सीधा बता ना, प्रेजेंट वैल्यू बताओ जी, 93,7। हेलो क्लास इधर लगवा दूं साइड पे, ये साथ इधर साइड पे आपका सेशन लगा दूं जी। इधर सुनो ना, अच्छा भाई ये आपकी है जी लोन, ये आपका लोन है असल में, क्या है बच्चों,
अब इधर ना एंट्रीज करनी है डेबिट क्रेडिट। स्टैंडर्ड कहता है कैश आपको आया 1 लाख रुपए का आज, इसकी जो लायबिलिटी है, जो क्या है बच्चों, जो ये उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है मेरे भाई 93। कहता जो अमाउंट आपने 1 साल के बाद पे करनी है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज इतनी बनती है, बाकी आपको बेनिफिट मिला है। क्या है बच्चों? बाकी आपको बेनिफिट मिला। मेरे भाई वो बेनिफिट कितने का है, बोलो शाबाश। प्रॉफिट और लॉस, ये है जी ग्रांट इनकम। क्या है बच्चों? 6 to। अब मेरी बात सुनो, ये तो मेरे भाई मैंने आपको 1 साल वाला काम करवाया और आपकी किताब में इसकी कोई और एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। अब मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाने लगा हूं जिसमें 3 सालों का काम करते हैं। क्या मेरे भाई? ताकि ना कॉन्सेप्ट जरा बेहतर हो। देखो मेरी बात सुनो चांद, जिधर इतनी मेहनत कर ली है ना, उधर यार आधे पौने 1 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, एम बिला वजह देखो ये 5-7 नंबर का आ गया तो जान छुड़वा ली एक एग्जाम्पल करके, नहीं मतलब ना मुझे तसल्ली होनी है। सही है भैया, मैं भी टेंशन में हूँगा। आपको तो खैर टेंशन तब होगी जब पर्चे में आ जाएगा जी। मुझे तो पर्चों तक रहनी है ना, अगर पर्चे में ना आया तो ठीक है, अगर आ गया तो आहो जी। अब आप ऐसे करो, क्वेश्चन लिखो इसके आगे मजीद एक लिखो जी। लिखो मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 12%, वो सेम रखो, बल्कि चेंज करो, लिखो मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 15%। लिखो मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 15%। मार्केट इंटरेस्ट रेट इज कितना बच्चों? 15%। मार्केट इंटरेस्ट रेट इज जी। गवर्नमेंट प्रोवाइड अ लोन ऑफ ₹5 लाख। गवर्नमेंट प्रोवाइड अ लोन ऑफ रुपीज कितना? 5 लाख एट अ रेट ऑफ, गवर्नमेंट प्रोवाइड अ लोन ऑफ रुपीज एट अ रेट ऑफ, एट अ रेट ऑफ, सात ना करना 8% कर लो। ओके मेरे भाई, लोन विल बी रीपेड आफ्टर 3 years। मुश्किल करते हैं थोड़ा ना। लोन विल बी रीपेड आफ्टर पास्ट जर्नल एंट्री। आज की तारीख कर लो 1 Jan 2024 है आज, क्या है? चलो 1 Jan 2025 कर लो। आज जो भी है काजी 2025, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जी, गवर्नमेंट ने जो लिखा ना, गवर्नमेंट प्रोवाइड अ लोन, लिखो ऑन 1 Jan 2025, आगे लिख लो ना। गवर्नमेंट ने लोन कब दिया मेरे भाई? चलो करो हिम्मत, जरा बनाओ, जरा गलत मलत करो जो करना है। पहले आपने लोन जो रीपे करना वो टाइमलाइन बना के तीसरे साल के एंड पे मेरे ख्याल लिखना है, फिर आपने हर साल का इंटरेस्ट भी तो लिखना है ना। गलत करेंगे पहले ही पता है। बच्चों बात नहीं समझ रहे। हाँ हाँ सेम, बस ये रीपेमेंट है, ये देखना।
5 लाख पे 8% कितना बनता है? हैं? हुज़ैफा कर लो, क्वेश्चन कर लो यार, बातें बाद में कर ली। डिस्काउंट फैक्टर निकाला है किसी ने? क्या है भाई? 0.8696। हाँ। 0.7561। 0.6575। जी 34। जल्दी चांद 30244। हाँ हाँ 05। जी बताओ जी। 4 420007। लो जी। ओके जी। ओके भाई, डन मेरे भाई। अब मैं समझा देता हूँ आपको, इधर देखो सब बच्चे, इधर आ जाओ भाई। नहीं बल्कि इसकी एंट्री करनी है ना आपने, डेबिट क्रेडिट। जी मेरे दोस्तों इधर आना है जी। कैश, आपको आज कैश मिला, डेट क्या है जी? डेट बताइए ना पहले, डेट तो बताओ। डेट आज की, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू आपने वो फीचर में जो रीपेमेंट करनी उसकी निकालनी है। डेट इधर डेबिट और इधर मेरे भाई क्रेडिट। जी 1 जन 2000, कैश कितना, और बताओ जी लोन कितना जी? ये है जी 420078। और मेरे भाई क्या है जी? प्रॉफिट और लॉस जी 799। ग्रांट इनकम। ओके मेरे भाई 799। ओके भैया, आइए बात समझ जी। कर लिए भैया आपने ये? चलो अब ये एग्जाम्पल एक कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल आपकी बन गई है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। वो तो 1 साल की है ना, बस सादा बात है भाई, जितने सालों के बाद रीपेमेंट है आपने टाइमलाइन में उतना लिखना है और हर साल का इंटरेस्ट लेना ही लेना है। ओके भैया, सादा बात है यार जी। वैल्यू इन यूज, लेकिन इसमें याद इनफ्लो होता है या आउटफ्लो? उधर इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होते हैं, ये तो आउटफ्लो है, इसलिए तो मैं लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको। डन मेरे भाई। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे चांद आपका रह गया था, ये क्या उसका नाम है, अभी मैंने करवा दिया। ओके भैया। अच्छा सर इसका ना क्या उसका नाम है, लेक्चर रोक दीजिएगा इधर, ये पार्ट लहदा बन गया ये। जी मेरे भाई पास पेपर का क्वेश्चन नंबर है मेरे मासूम दोस्तों, ये IS 16 का आखिरी नई किताब के अंदर, ये स्प्रिंग 2024 में सवाल आया था जी। कहता यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ पैराडॉक्स लिमिटेड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 आर अंडर प्रिपरेशन। In the beginning of 2023, PL adopted the revaluation model for the subsequent measurement of BP. A new CEO has recently joined PL. He has pointed out the following non-compliances of IFRS after reviewing the draft financial statement of PL. कहता उसने ये नॉन कंप्लायंसेस पकड़ी, पता नहीं क्या, देखते हैं। कहता IS 16 डू नॉट अलाउ सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन। IS 16 ने अलाउ नहीं किया सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन। कहता सो ऑल क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट शुड हैव बीन रिवैल्यूड। बड़ी गौर से बात भाई, इस तरह का सीईओ आपने नहीं बनना, इस तरह का सीईओ आपने नहीं बनना। अपनी तरफ से वो गलतियां पकड़ रहा है, हालांकि उसका अपना नॉलेज ठीक नहीं है, उसको अब आपने मशवरा देना है, रिस्पॉन्ड करना है आपने नॉन कंप्लायंसेस पे। इसमें रिपोर्ट नहीं मांगी उसने, सादा आपने लिखना जी पॉइंट 1, आपने कहना जी
एज पर IAS 16, ज्यादा ज्यादा अंग्रेजी नहीं जाननी, काम की बात, टू द पॉइंट। एज पर IAS 16, एज पर द गाइडेंस ऑफ IAS 16, सेम क्लास शुड बी रीवैल्यूड। अब अगर ब्रैकेट में एग्जांपल लिख देनी है, क्लास का मतलब लैंड, बिल्डिंग जी। ऑल एसेट्स हैविंग सेम क्लास शुड बी रीवैल्यूड। ओके मेरे भाई, ये टू द पॉइंट, और आपने काम की बात कर दी। एक्चुअली नहीं, टू द पॉइंट आधी लाइन में आपने गुफ्तगू खत्म कर दी। एग्जामिनर भी यही चाह रहा होता है, काम की बात उसे देखनी है। क्या बात कही मैंने अभी? एज पर द गाइडेंस ऑफ IAS 16, सेम एसेट्स नहीं, एसेट्स हैविंग सेम क्लास शुड बी रीवैल्यूड। ओके मेरे भाई, selective revaluation on, बोलो शाबाश, same class has never been allowed as per IAS 16. Okay, however if any entity has more than one class of asset in property, plant and equipment, then there is a possibility that some class of asset should have been carried at, बोलो शाबाश, cost model, while other has been carried at revaluation model. There is no non-compliance as per IFRS या IAS 16. ओके मेरे भाई, इन अल्फाजों को आप अपने तोड़ मरोड़ के भी लिख सकते हैं। काम की बात इंशाल्लाह। अच्छा, आपने बता दी थी ना, पहचान तो आपने भी लिया, उसने क्या गलती की, इसको बस आपने थोड़ा सा ना अंग्रेजी में कन्वर्ट करना था। कर लोगे बच्चों? आगे, द अडॉप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल हैज बीन अकाउंटेड फॉर अ चेंज इन एस्टीमेट। क्या था? प्रोस्पेक्टिवली, दो इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग जी, द अडॉप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल हैज बीन अकाउंटेड फॉर चेंज इन जी। आपने बताएं, आपने क्या जवाब? आपने कहना जी, आपने, आप सुनना, बात सुनना, आपने कहना जी द अडॉप्शन ऑफ, एक होता है अडॉप्शन, एक होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। भी समझा अभी, आइए सेट में हमने पढ़ा द अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल, ब्रैकेट में लिख देना है, फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल हैज बीन कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सही है बच्चों? सो एज अ जनरल रूल, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सॉरी ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, आपने कहना जी अडॉप्शन ऑफ दिस इज कंसीडर्ड एज अ पॉलिसी। सही है बच्चों? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं। सही है बच्चों? अच्छा, अब आपने आगे एक बार लिख देनी है, हाउएवर इट इज एक्सेप्शन टू द IAS 8। क्या बच्चों? हाउएवर इट इज द एक्सेप्शन ऑफ IAS 8। सही है जी? तो रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट ऑन प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके मेरे भाई, ये आपने बस इतनी बात काम की कर देनी। अब तो IAS 8 आपने पढ़ा है, अब तो इंशाल्लाह आपने फौरन पहचान लेना यार ये क्या लिखना क्या है। डन मेरे भाई? IAS 16 requires that incremental depreciation must be transferred from surplus to retained earning, but the transfer has not been made in the draft। यार ये काम की बात कह रहे हो, वो सही बात कह रहे हैं। क्या था? IAS 16 requires incremental depreciation must be transferred from surplus to retained earning। काम की बात कह रहा है, लेकिन मेरे मासूम दोस्तों आपने एक बात करनी है, आपने एक बात कर देनी है। इधर ये तो लिखा है ना, किधर लिखा है? बट द ट्रांसफर है इज मस्ट बी ट्रांसफर्ड। मेरे भाई मुझे एक बात बताएं, सरप्लस आ गया, देयर आर टू अप्रोचेस। आप इस सरप्लस को या तो ईयरली बेसिस पे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वैसे ही आप रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट करो, या फिर मेरे भाई एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल क्या कर दो। बस इतनी बात लिख देंगे मेरे भाई, एक डेढ़ लाइन में आपका जवाब खत्म हो जाएगा। सही है जी? एज पर द गाइडेंस ऑफ IAS 16 देयर आर टू अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस दैट अराइजेस ड्यू टू रिवैल्यूएशन। ओके मेरे भाई, आपने कहना जी यहां तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल इट शैल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, अदरवाइज दूसरी अप्रोच क्या है? ऑन ईयरली बेसिस इट शुड बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके मेरे भाई, ब्रैकेट में लिख देना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। डन मेरे भाई? अच्छा, ये तो थोड़ा जहन पे जोर डालना पड़ेगा ना। आगे, some vehicles have been given on rent by PL। okay, some vehicles well done, शाबाश। अब ये आपको घुमाएगा, some vehicles हमने प्रॉपर्टी प्लान, भैया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये रेंट की तरफ लेके जाएगा बात।
भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, उसका जो रेंट है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना। कहता दीज शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बट इंस्टेड दे आर इंक्लूडेड इन। उसे को भाई आप क्या करके आए हो, सत्तू पी के आए हो, सीईओ साहब नया सीईओ है, आप अपना रैंक देखो। जब बंदे को चीज ना आती हो फिर इस तरह की बोंगियां मारता है। उसने नया उसने कहा जरा इल्म झाड़ता हूं जी। आप उसे कहें मेरे भाई, अब आपने रेफरेंस देना है, आपने कहना है जी only immovable property land and building should be classified as investment property, further all other assets yani movable assets should, if given on rent, should be classified as pp, so there is no non complies as per IFRS। ठीक है, यहां IS 16। ओके मेरे भाई, ये क्वेश्चन हो गया मेरे भाई जी जी। अच्छा ये बात आ गई समझ, ये कितनी मुश्किल बातें हैं, ये कर लोगे ना इंशाल्लाह। अच्छा बस इस तरह की अंग्रेजियां लिखनी है, बहुत ज्यादा इल्म नहीं जानना आपने। अच्छा भैया ये हो गया जी खत्म।